डिस्कस कर रहे थे और कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने? लास्ट पॉइंट क्या था? मतलब कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिया था ना। चलिए अब हेडिंग बना लीजिए आप लोग, फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं कह सकते हो, गुणधर्म कह सकते हो। तो अब इसमें क्या चीज डिस्कस करेंगे, मतलब किस चीज के बारे में बात होगी? देखिए, जब फीचर्स की बात होती है तो बेसिकली दो टाइप के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसे आप कहते हो स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स यानी कि संरचनात्मक जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनकी बात होती है। और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल। फंक्शनल फीचर्स यानी कि आप कहेंगे कार्यात्मक विशेषताएं। फंक्शनल फीचर्स, कार्यात्मक विशेषताएं। तो जब बात आ रही है स्ट्रक्चरल फीचर्स की, संरचनात्मक विशेषताओं की, तो इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो हमें बायोलॉजिकल कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जैविक समुदाय, मैंने आपको बताया था जैविक समुदाय का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है, उसकी संरचना किस तरीके की है। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एक तरीके से आप कहोगे किस प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बेसिकली बायोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में, जैविक समुदाय की संरचना में दो चीजों को आप सम्मिलित करते हो। एक जिसे हम कहेंगे स्पीशीज रिचनेस, प्रजाति संपन्नता। तो प्रजाति संपन्नता का क्या मतलब होगा? स्पीशीज रिचनेस का क्या मतलब होगा? भाई रिचनेस का सीधा सा मतलब है कि कितनी प्रजातियां हैं, है ना। जैसे आप अगर ये कहते हो कि भाई ये पारिस्थितिक तंत्र जो है वो ज्यादा रिच है, हम कहें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज रिचर देन डेजर्ट इकोसिस्टम, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि आपका जो विषुवत-रेखीय वर्षा वन है वहां पर प्रजातियां ज्यादा मिलेंगी, और जो मरुस्थलीय होगा उसमें प्रजातियां कम देखने को मिलेंगी। तो स्पीशीज रिचनेस में लिख लीजिए एक लाइन, लिखो, इट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन इकोसिस्टम। यह किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है, प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है। और दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन, प्रजाति संगठन। तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ? रिचनेस का मतलब हमने देखा। देखो यहां पर आप सिंपली बात कर रहे हो दैट व्हाट इज दी नंबर, संख्या कितनी है। जब आप कॉम्पोजिशन की बात करते हो तो कॉम्पोजिशन में पॉइंट आता है नेचर,
नेचर मतलब कि किस प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो कॉम्पोजिशन में एक लाइन लिखेंगे, लिखो इट शोज द नेचर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन इकोसिस्टम। यह एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की प्रकृति को दर्शाता है, प्रजातियों की प्रकृति को दर्शाता है। अब बात सुनना ध्यान से कि एक इकोसिस्टम के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, टाइप्स ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों के प्रकार, कि भाई कितने प्रकार की प्रजातियां जो है वो एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहला प्रकार जो हम लोग देखेंगे उसे हम कहते हैं डोमिनेंट स्पीशीज, प्रभावी प्रजाति। डोमिनेंट स्पीशीज, प्रभावी प्रजाति। तो डोमिनेंट स्पीशीज का मतलब भाई जो प्रजाति किसी इकोसिस्टम को डोमिनेट करती हो, और डोमिनेट करने का मतलब है कि उसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। तो एक लाइन लिखेंगे, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र की सबसे अधिक संख्या में प्राप्त होने वाली प्रजाति। अब पॉइंट यह आएगा कि भाई डोमिनेंट स्पीशीज के फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई प्रजाति किसी पारिस्थितिक तंत्र में डोमिनेंट बनती कैसे। आपने ये तो कह दिया कि भाई सबसे ज्यादा संख्या में है, तो सबसे ज्यादा संख्या में क्यों या कैसे। तो इसका मतलब ये होता है, देखो कोई कोई इकोसिस्टम और उसमें आप देख रहे हो कि कोई एक प्लांट है या कोई एक एनिमल है, उसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वहां की जो फिजिकल कंडीशंस है ना, उनको सबसे अच्छी तरीके से कौन यूज कर रहा है, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। तो इसके फीचर्स में पहली चीज आप क्या लिखेंगे, लिखिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग। लेकिन सिर्फ संसाधनों का उपयोग ही ऐसी चीज नहीं होती है जो किसी को सबसे अधिक संख्या में बना देगी, क्योंकि देखो संख्या कम करने वाले और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे डिजीजेस, बीमारियां उस जगह पर, या फिर आप बात करोगे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, प्रतिस्पर्धा करने वाले जो जीव हैं, या फिर आप बात करोगे प्रेडेटर्स की, परभक्षियों की। तो ये प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होगी जो चाहे डिजीजेस की बात हो या कॉम्पिटिटर्स की बात हो या प्रेडेटर्स की बात हो, उन सभी के लिए इसके अंदर जो प्रतिरोधकता होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, वो बाकी प्रजातियों की तुलना में ज्यादा होगी। तो लिखिए मोर रेजिस्टेंस फॉर डिजीजेस, कॉम्पिटिटर्स एंड प्रेडेटर्स। लिखिए बीमारियों, प्रतिस्पर्धियों तथा परभक्षियों के प्रति अधिक प्रतिरोधकता, अधिक प्रतिरोधकता। तो यह मतलब हो जाता है किसका, डोमिनेंट स्पीशीज का। तो पहली जो प्रकार की प्रजाति है वो हम लोगों ने देखी। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्पीशीज इज कीस्टोन स्पीशीज।
की स्टोन स्पीशीज, कुंजी शिला प्रजाति कहते हैं इसे, की स्टोन, कुंजी शिला प्रजाति। तो कुंजी शिला प्रजाति का मतलब क्या है? पहली चीज, की स्टोन का क्या मतलब होता है? की स्टोन, कुंजी शिला, व्हाट इज की स्टोन? अगर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी ना लग रही हो तो पंखा अगर बंद हो पाए कर लो, देख लो, हो सकता है यहां पर गर्म दशाएं बनी हुई हैं क्लास में। एक्चुअली थोड़ा सा बस गला बैठा हुआ है आज। बताओ, कुंजी शिला क्या होती है? की स्टोन, एनीवन? हमें तुक्का ही मान लिया। नहीं, हम की स्टोन का मतलब बताओ पहले। स्पीशीज नहीं बता, व्हाट इज, नहीं हम कह रहे हैं व्हाट इज की स्टोन। कुंजी शिला क्या होती है? इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा जुगाड़ तो लगा रहे हो ना कम से कम। इंपॉर्टेंट पत्थर, की स्टोन, देखो ये टर्म यूज किया जाता है जो आर्चेस वगैरह बनते ना, आर्चेस बनाओ या डोम्स जब बनते हैं, तो पूरा आर्च बनने के बाद, डोम बनने के बाद एक ऐसा पत्थर लगाया जाता है जो लॉक करता है उसे। मतलब अगर आप उसे हटाओगे तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर स्टोन इज नोन एज की स्टोन, कुंजी शिला कह रहे हैं। अब वहीं से हम बोल रहे हैं की स्टोन स्पीशीज, कुंजी शिला प्रजाति। अब मतलब क्या हुआ? सिंपल है, अगर आपको की स्टोन का मतलब पता है तो आप निकाल लोगे। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी इकोसिस्टम में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति, एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पूरे इकोसिस्टम का जो सर्वाइवल है वो क्या करता हो, डिपेंड करता हो। तो लिखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज which ensures continuous survival of an ecosystem, continuous survival of an ecosystem। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति होती है जो किसी पारिस्थितिक तंत्र के सतत निर्वाह को सुनिश्चित करती है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के सतत निर्वाह को सुनिश्चित करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात ये आती है, वाई कीस्टोन स्पीशीज इज सो इंपॉर्टेंट। ये तो सबको पता है, कोई भी किताब उठा करके देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कीस्टोन प्रजाति का मतलब क्या होता है। अगला सवाल यह है कि जब आपने लिखा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, वाई कीस्टोन स्पीशीज इज सो इंपॉर्टेंट, तो इसमें बहुत ज्यादा कथा कहानी करने की जरूरत, एक सीधी सी चीज समझो, हर इकोसिस्टम का अपना फूड वेब होता है, खाद्य जाल। इसका मतलब है कि उस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे मिलेंगे उन सबके बीच में फीडिंग रिलेशंस, कौन किसको खा रहा है, ठीक है, कौन किसके द्वारा खाया जा रहा है, खाने के या फिर खाए जाने के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये क्या होता है, फूड वेब होता है। कीस्टोन स्पीशीज को कहते हैं ये एक ऐसी प्रजाति होगी जो फूड वेब के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड होगी। मतलब समझना इसका, यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो बहुत सारे जीवों के नंबर को कंट्रोल करके रख रही है। आप सोचते होगे भाई एक जीव ने दूसरे जीव को खा लिया तो जंगल में हत्या हो गई, जघन्य अपराध हो गया,
बहुत गलत बात है। मगर उसका एक और पहलू भी है। अगर शेर है या फिर चीता है, ये जितने भी कार्निवोर्स हैं, अगर हर्बीवोर्स को खाना बंद कर दे, मान लो कुछ दिन के लिए इनका मन करे, 1 साल तक डाइटिंग करे, ठीक है, रेड मीट खाना ही नहीं है अब, तो उसका परिणाम क्या होगा? हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ेगा, खूब सारे हिरन टहलेंगे, और वो क्या करेंगे, जितने ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको निपटाना शुरू कर देंगे। ऑटोट्रॉफ्स अगर खत्म तो ऊपर के सारे जाएंगे फिर। तो इसलिए जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ये हत्या नहीं, ये संतुलन स्थापित करने वाली बात है ना, है? तुम कुछ देर के लिए मान लो कि जीव है ना? तो अब समझो इसको कि कीस्टोन स्पीशीज क्या करेगी, वो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ जुड़ी हुई है तो अब देखो दो चीजें, पहला कि वो बहुत सारे जीवों की संख्या को नियंत्रित कर रही है, उन्हें नहीं बढ़ने देगी, और दूसरा बहुत सारे जीवों के लिए फूड का सोर्स है, भोजन का स्रोत है। समझ में आ रही बात? तो कभी भी पूछा जाए दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कीस्टोन स्पीशीज, कुंजी शिला प्रजाति को आप पहचानेंगे कैसे? तो आप उस इकोसिस्टम का फूड वेब देखिए, और उस फूड वेब के अंदर जो प्रजाति सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड हो, वो क्या कहलाएगी? कीस्टोन स्पीशीज कहलाएगी। तो लिखिए, कीस्टोन स्पीशीज is connected with large number of organisms in the food web of an ecosystem। कुंजी शिला प्रजाति एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल में बड़ी संख्या में जीवों के साथ जुड़ी होती है, बड़ी संख्या में जीवों के साथ जुड़ी होती है। और अगर हम कुछ बोल सकें भाई कीस्टोन स्पीशीज के बारे में, एक तो चलो ये हो गया कि फीडिंग रिलेशंस में इसका अपना एक रोल है। एक चीज और आती है कि कीस्टोन स्पीशीज ऐसी प्रजातियां होती हैं जो इकोसिस्टम के ओरिजिनल कैरेक्टर को मेंटेन करने में क्या करें? हेल्प करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सवाना ग्रासलैंड्स पढ़ा है हम लोगों ने, सवाना घास के मैदान होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर आप देखोगे तो लैंड ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। अब उन ग्रासलैंड्स में वैसे तो वो ग्रासलैंड है, घास है, बट क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और साथ ही साथ अगर टेम्परेट ग्रासलैंड से तुलना करोगे तो बारिश भी ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पर ट्रीज ग्रो करना शुरू करते हैं, वृक्ष। अब अगर उन ट्रीज की ग्रोथ अनचेक्ड हो, मतलब उन्हें कोई रोकने वाला ना हो, वृक्ष उग रहे हैं वो उगते रहें, तो धीरे 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 ग्रासलैंड का जो नेचर है, जो घास का मैदान है ना, उसमें वृक्षों की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और वो इकोसिस्टम अपना ओरिजिनल कैरेक्टर क्या कर देगा? खो देगा। तो अब यहां रोल आता है एलिफेंट्स का, हाथियों का। उनका क्या काम है? उन्हें पेड़ दिखा, कुछ उससे लड़ वड़ के खाएंगे भी नहीं तो लड़ेंगे उससे, सून ऊन में लपेट के उसको झूला झुला देंगे, है ना? वो क्या करते हैं? पेड़ों को तोड़ डालते हैं। अब इससे हो क्या रहा है? इससे उस ग्रासलैंड के अंदर जो भी ट्रीज ग्रो कर रहे हैं ना, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती, और घास का मैदान बना रहता है। तो एलिफेंट किसका काम कर रहा है यहां पर? कीस्टोन स्पीशीज का काम कर रहा है, कुंजीशिला प्रजाति काम कर रहा है। तो एक चीज और लिख लीजिए, लिखो कीस्टोन स्पीशीज
help in maintaining original character of an ecosystem. कुंजीशिला प्रजातियां एक पारिस्थितिक तंत्र के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए सहायक होती हैं, बनाए रखने के लिए सहायक होती हैं। एक चीज और आती है कि देखो, नॉर्मल जब कंडीशंस होती है ना, तो सामान्य दशाओं में जीव जंतुओं को कोई समस्या नहीं होती। किसी भी इकोसिस्टम पर खतरा तब होता है जब कंडीशंस एडवर्स हो, और उस टाइम पर अगर कोई प्रजाति एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दे उस पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए, तो उसे भी आप क्या कह सकते हो, कीस्टोन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अंजीर का पेड़ नाम सुना है आप लोगों ने? अब अंजीर का पेड़ जिन जंगलों में मिलता है, वो क्या काम करता है कि जब सूखा पड़ेगा ना, जब बाकी सारे पेड़ सूख जाएंगे, पत्तियां गिर जाएंगी, उनके ऊपर फल वल नहीं होंगे, उस टाइम पर अंजीर का पेड़ हरा भरा बना रहेगा। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है, व्हेन ऑल अदर प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड, then this particular plant is providing food, it is supporting that ecosystem. तो क्या इसे हम कीस्टोन स्पीशीज नहीं कहेंगे? बिल्कुल कीस्टोन। आप सोचो अगर अंजीर का पेड़ भी निकाल दो उसमें से, फिर क्या होगा फिर? तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होगा, कोई भी ऐसा ट्री नहीं होगा जो उस इकोसिस्टम को एडवर्स कंडीशंस में क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो एक चीज और लिखिए, लिखो कीस्टोन स्पीशीज support organisms found in an ecosystem during adverse conditions. कुंजीशिला प्रजातियां विपरीत परिस्थितियों में पारिस्थितिक तंत्र में प्राप्त होने वाले जीवों, पारिस्थितिक तंत्र में प्राप्त होने वाले जीवों का समर्थन करती हैं। अच्छा, अब आपने दो प्रकार की प्रजातियां पढ़ी, एक पढ़ा डोमिनेंट और एक पढ़ा कीस्टोन। क्या लगता है, डोमिनेंट स्पीशीज कीस्टोन स्पीशीज होंगी? जो सबसे प्रभावी प्रजाति है, क्या वो कुंजीशिला प्रजाति होगी? हो भी सकती है, और मतलब ध्यान ये रखना कि अगर कभी भी ऐसा लिखा जाए, सुनो स्टेटमेंट को, अगर स्टेटमेंट लिखा हो कि कीस्टोन स्पीशीज आर ऑलवेज डोमिनेंट स्पीशीज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो एक लाइन नोट करेंगे, लिखिए कीस्टोन स्पीशीज आर नॉट ऑलवेज डोमिनेंट स्पीशीज। कुंजीशिला प्रजातियां सदैव प्रभावी प्रजातियां नहीं होती। तो कीस्टोन स्पीशीज हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 हेडिंग बनाइए, अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज हिंदी में आप कहोगे छत्रप प्रजातियां, छत्रप, अम्ब्रेला स्पीशीज। तो अम्ब्रेला स्पीशीज का मतलब जिसके पास छाता हो। जो एक ऐसी जगह पर रहती हो जिसके सर पे वो नहीं।
मैं तुम्हारी भावनाएं अभी तक समझा नहीं तुम लोगों की, है ना। देखो यहां पर मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी प्रजाति जिसका दूसरी प्रजातियों के सर पे हाथ हो, वो अम्ब्रेला स्पीशीज नहीं होती है। एक चीज होती है, हर प्रजाति से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल रेंज। पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना इतना। भौगोलिक सीमा का मतलब क्या है कि हर प्रजाति को जीवित रहने के लिए एक एरिया चाहिए होता है, क्योंकि उसे रिसोर्सेस चाहिए, संसाधन चाहिए। तो हर प्रजाति को कोई एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए होगा जिसके अंदर के रिसोर्सेस को, संसाधनों को वो यूटिलाइज करेगी, उनका उपयोग करेगी और अपना सर्वाइवल इंश्योर करेगी। अच्छा, ये एरिया अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए छोटा एरिया होगा तो किसी के लिए बड़ा एरिया होगा। अम्ब्रेला स्पीशीज उन्हें कहा जाता है जिनकी ज्योग्राफिकल रेंज लार्ज हो, बड़ी हो। ध्यान से सुनो, कुछ प्रजातियां ऐसी होती है ना जो किसी एक जगह पर टिक करके नहीं रहती है। वो अभी यहां है, फिर वो माइग्रेट करके इस जगह पर आ जाएंगी, फिर माइग्रेट करके यहां आ जाएंगी, फिर माइग्रेट करके यहां आ जाएंगी, फिर माइग्रेट करके यहां आ जाएंगी, फिर ऐसे वो क्या करती रहती है, घूमती रहती है। माइग्रेटरी स्पीशीज। और ऐसी प्रजातियों की ज्योग्राफिकल रेंज कैसी होगी, बड़ी होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो अगर किसी प्रजाति की ज्योग्राफिकल रेंज बड़ी है, लार्ज है, तो उसे आप क्या कह सकते हो, अम्ब्रेला स्पीशीज कह सकते हो। तो लिखिए, लिखो, दीज स्पीशीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय large geographical range, large geographical range, which means that they require resources of large area for their survival, for their survival। लिखिए, छत्र प्रजातियां या छत्र प्रजातियों की विशेषता बड़ी भौगोलिक सीमा होती है, बड़ी भौगोलिक सीमा होती है, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने निर्वाह के लिए एक बड़े क्षेत्र के संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक बड़े क्षेत्र के संसाधनों की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज जो मैंने बोली कि ये माइग्रेटरी होंगी। अच्छा देखो, माइग्रेटरी में एक चीज और याद रखना, मैंने आपको एक शब्द बताया था, नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास। और हमने कहा प्राकृतिक आवास वो जगह होती है जहां पर कोई प्रजाति रहती हो, जहां पर कोई प्रजाति मिलती हो। अब अगर किसी की ज्योग्राफिकल रेंज बहुत बड़ी है, तो क्या आप ये कहोगे कि वो एक सिंगल टाइप ऑफ नेचुरल हैबिटेट में रह रही है? वो तो वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स को क्या करेगी, यूज करेगी, उनका उपयोग करेगी। तो एक चीज और लिखेंगे, लिखो, सच स्पीशीज आर माइग्रेटरी इन नेचर, such species are migratory in nature and they utilize variety of natural habitats, and they utilize variety of natural habitats। लिखो, ऐसी प्रजातियां प्रवासी प्रकृति की होती हैं तथा
वे अलग अलग प्राकृतिक आवासों का अलग अलग प्राकृतिक आवासों का उपयोग करती है। अब एक चीज है कि देखो, डोमिनेंट स्पीशीज आपने आइडेंटिफाई की, समझ में आती है बात। कीस्टोन स्पीशीज आपने आइडेंटिफाई की, वो भी बात समझ में आती है। ये अम्ब्रेला स्पीशीज पता लगा के क्या करना है हमें? Why we need to identify umbrella species? What is the objective? What is the logic behind it? ठीक है, चलो एक एक नजरिया हो सकता है। और कोई? सबसे बड़ी चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ध्यान से सुनो, जितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया वो सुने ध्यान से। एक बात बताओ, सरकार को फैसला लेना है कि भाई हम एक नेशनल पार्क एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक हो गई बात। अब नेशनल पार्क एस्टेब्लिश करोगे तो नेशनल पार्क की बाउंड्री भी होगी। कभी सोचा आप लोगों ने कि ये कैसे ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यहां तक नेशनल पार्क होगा, इसके आगे नहीं होगा? कोई तो लॉजिक होता होगा। ये थोड़ी कर सकते हो आप कि जहां जहां तक जंगल मिल रहा है पूरा नेशनल पार्क है, नहीं। उसमें बात यही आती है कि जिन प्रजातियों को आप प्रोटेक्ट करने वाले हो, आप उनका मूवमेंट देखते हो कि वो किस किस एरिया में क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे सोचो टाइगर रिजर्व, अब टाइगर रिजर्व आपको डिक्लेयर करना है, आप ये तो देखोगे ना कि भाई उस जंगल में रहने वाले जो टाइगर हैं वो कितने एरिया में घूमते हैं। उससे छोटा आपने अगर टाइगर रिजर्व बना दिया, फिर क्या करोगे? वहां तुमने बोर्ड लगा दिया यहाँ टाइगर रिजर्व समाप्त होता है, टाइगर एक्ट पढ़े वापस चला जाएगा। स्त्री थोड़ी है वो, स्त्री कल आना है ना, समझ आ रही बात? टाइगर पढ़ा लिखा तो है नहीं। अच्छा देखो, इसी से एक चीज निकल के आती है, ये जो इंसान जंगल की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अभी आपने केरल में देखा था, एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंट इसका हुआ। इस पर मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा एक चीज का भी देखना ध्यान से, एलिफेंट कॉरिडोर्स डिफाइन किए जाते हैं। हाथियों के गलियारे होते हैं, गलियारे, कॉरिडोर्स, क्योंकि हाथी माइग्रेटरी हैं। वो झुंड चलना शुरू होगा तो वो चलते चले जाएंगे जहां तक उनको जंगल मिलेगा, उनका मन करेगा वो जा रहे हैं, और रास्ते में जो गांव वाँव पड़े उड़ाते हुए जाते हैं सबको। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे तुम? किसी छोटे से जंगल में वो रुक ही नहीं रहे, तो उनको प्रोटेक्ट वहां पर आप नहीं कर सकते। पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल रेंज को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या बना दिया, एलिफेंट कॉरिडोर। समझ में आ रही बात? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसलिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो लिख लो इस चीज को, लिखो, geographical range of umbrella species, geographical range of umbrella species helps in determining boundaries of protected areas, बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। लिखो, छत्रप प्रजातियों की भौगोलिक सीमा, छत्रप प्रजातियों की भौगोलिक सीमा संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं
संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने में सहायक होती है। चलिए देखिए, नंबर 4 आ गया, जिससे आप कहोगे फाउंडेशन स्पीशीज। फाउंडेशन स्पीशीज यानी कि आधारशिला प्रजाति। अब एक है कुंजी शिला, दूसरी आ गई आधारशिला, फाउंडेशन स्पीशीज। बहुत सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी प्रजाति होगी जो किसी इकोसिस्टम को डेवलप करती हो। कोई अगर ऐसी प्रजाति है जो किसी जगह पर ग्रो करना शुरू करे और उसकी ग्रोथ की वजह से पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र बनकर के तैयार हो जाए, तो उसे क्या कहोगे? उदाहरण कोरल। भाई कोरल रीफ, क्या हम बोलते ना कोरल रीफ इकोसिस्टम है, मोस्ट डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम को बनाया किसने? कोरल्स ने तो बनाया। सबसे पहले कोरल्स ग्रो करते हैं, तब एक तो कोरल रीफ्स क्या हो गई? आपकी फाउंडेशन स्पीशीज होंगे। तो लिखिए एक लाइन में, लिखो दैट स्पीशीज which develops an ecosystem belongs to this category। belongs to this category, वह प्रजाति जो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है, इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। उदाहरण के तौर पर कोरल्स को लिख लीजिए, ठीक है। प्रवाल की बात कर लीजिए, प्रवाल भित्तियों की बात कर लीजिए। नंबर 5 आएगा, जिन्हें हम कहते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर्स। इकोसिस्टम इंजीनियर्स, पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर्स कह दीजिए, लिख लीजिए। ये कौन होंगे? इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, बीटेक वाले, जिन्होंने बीटेक कर रखा हो है। ऐसी प्रजातियां जो बीटेक पास करके आती। इंजीनियर्स का मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जो किसी इकोसिस्टम को मेंटेन करती हो या उससे चेंज करती हो, मॉडिफाई करती हो। उदाहरण देखो, जहां तक बात है मेंटेन करने की, तो आप ट्रीज को बोल सकते हो, वृक्ष है कि नहीं है। किसी इलाके में ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोई इलाका है, कोई जगह है जो कि बैरन है, बंजर जमीन है, आप कुछ मत करो, आप वहां पर ट्रीज प्लांट करना शुरू करिए और उन ट्रीज को कुछ टाइम तक प्रोटेक्ट करिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करिए। अगर उस इलाके में एक वेजिटेशन आपने डेवलप कर दिया, तो उस वेजिटेशन से पहले का जो इकोसिस्टम होगा और उसके बाद का जो इकोसिस्टम होगा, दोनों में फर्क आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रीज ने एक इकोसिस्टम में पहुंच करके उस पारिस्थितिक तंत्र को क्या कर दिया? बदल दिया, चेंज कर दिया। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जब हम प्रजातियों की बात करते हैं, तो प्रजातियों में एक कैटेगरी आती है, आपने सुना भी होगा, जिन्हें हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रमणकारी प्रजातियां। जो कौन सी प्रजाति होगी? आक्रमणकारी प्रजाति। अब देखो, ये ऐसी प्रजाति नहीं जो तलवार और ढाल लटकाए एकदम चली आती और आकर हमला कर दे, काट वाट सबको खत्म, नहीं। ये प्रजाति एक ऐसी होगी ना जो किसी इकोसिस्टम में पहुंचेगी, पहुंच करके अपनी जड़ें वहां पर जमाएगी और उसके बाद ये पूरे इकोसिस्टम को कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने का मतलब कि ये इतना ज्यादा ग्रो करेगी ना
कि बाकी प्रजातियां इसकी वजह से क्या होंगी, समाप्त होने लगेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका। कभी आप लोगों ने अगर सुना हो लालटेना, हाँ, एक ऐसा पेड़ जिस पर लालटेन लटकी हो। गाजर घास, अच्छा कितने लोग ऐसे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना जिन्होंने गाजर घास आज तक नहीं सुनी? माशाल्लाह, बहुत ही। तुम सभी लोग थोड़ा सा समय निकाल के सन्यास ले लो जीवन से, हैं? गाजर घास, कैरेट ग्रास एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर देखने को मिल जाएगी, हैं? हम दिखा, तुम हमारे साथ चलना, हम दिखाएंगे। कुछ देर के लिए तुम मान लेना कि वो गाजर हो, तुम मवेशी हो, चढ़ डालना जितनी होगी वहां पर, ठीक है? खैर, मैंने दो उदाहरण दिए, दोनों ही चीजें आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो मैं समझा सकता नहीं फिर आप लोगों को। कुल मिलाकर ऐसा समझो, जो मैंने पहला पेड़ बोला वो मैं कैसे आप लोगों को उसका वर्णन दूं, है ना? फोटो देख लेना, मगर मैं आपको बता रहा हूं ना, जो थोड़ा सा कभी भी किसी जगह पर ना ऐसा इलाका हो जहां पेड़ पौधे हो खूब सारे, वहां एक ऐसा पेड़ उगता है जो झाड़ियों की तरह होगा, छोटी छोटी पत्तियां होंगी और उसमें ऐसे छोटे छोटे से लाल लाल फूल आते हैं, है ना? हाँ, हाँ, ऑरेंज, लाल। रंगों के मामले में महिलाओं से प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल नहीं करूंगा, वो एक रंग के कई शेड्स बता देती हैं, है ना? हैं? तो महिलाओं का असर अगर पुरुषों पर ना आए तो इस समाज की विफलता है ना फिर तो ये, है ना? चलो, तुम लोग बातों को अलग डायरेक्शन ले जाने में बहुत माहिर हो, है ना? अब देखिए, इन्वेजिव स्पीशीज का काम क्या है? जैसे मैंने आपको लालटेना की बात बताई, वो क्या करता है ना, किसी जगह पर ग्रो करना शुरू करेगा और वो ऐसे ना स्प्रेड होता है, फैलता है एक झाड़ी के रूप में, और जितनी जगह पर वो फैल जाएगा फिर वहां पर किसी प्लांट को, किसी ट्री को उगने नहीं देता है। तो अब ये बताओ, आपने अगर एक इकोसिस्टम में उसे डाल दिया तो वो उस इकोसिस्टम को बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चेंज कर देगा। सेम चीज कैरेट ग्रास है, गाजर घास है ना? वो हमने यूएस से वीट इंपोर्ट किया था, सीड्स, बीज, तो यूएस वालों ने साथ में हमें गिफ्ट दिया, बोले गेहूं लेके जा रहे हो, गाजर भी लेके जाओ साथ में, है ना? तब से वो इंडिया में आ गया और इंडिया में जबरदस्त तरीके से वो ग्रोथ करता है। तो इन्वेजिव स्पीशीज भी क्या हो जाएंगी? इकोसिस्टम इंजीनियर्स हो जाएंगे। तो लिखिए, लिखो, सच स्पीशीज modify or maintain an ecosystem। ऐसी प्रजातियां एक पारिस्थितिक तंत्र को परिवर्तित करने या बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, जैसे ट्रीज की बात हुई, वृक्षों की बात हुई, इन्वेजिव स्पीशीज की बात हुई, आक्रमणकारी प्रजातियां, ठीक है, आक्रमणकारी प्रजातियां। अब चलते हैं आगे। तो नंबर 6 आप लोग लिखोगे, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज, सूचक प्रजातियां।
इंडिकेटर स्पीशीज सूचक प्रजातियां, या फिर इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, इन्हें कहते हैं सेंटिनल स्पीशीज। सेंटिनल, प्रहरी। सेंटिनल स्पीशीज प्रहरी प्रजातियां। तो प्रहरी का मतलब क्या होता है? जो पहरा देता हो। और पहरा देने वाले काम क्या होता है? जब सब सो जाए तो खुद भी सो जाए। उसका काम है कोई भी खतरा होते ही लोगों को अलर्ट कर देना। ऐसा काम अगर कोई प्रजाति कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? जैसे सुन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर एक नाम आता है लिचन का। अब इसे हम इंडिकेटर या सेंटिनल क्यों कह रहे हैं, सुनिए। ये किसी जगह पर अगर लिचन्स ग्रो करते हैं ना, तो उनके नंबर में होने वाला फ्लक्चुएशन एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। और एयर पॉल्यूशन में भी बेसिकली सल्फर, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं। और होता यह है कि अगर हवा के अंदर सल्फर ऑक्साइड्स की मात्रा बढ़ेगी तो लिचन्स का नंबर घटना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे एयर का प्यूरिटी लेवल बढ़ेगा, मतलब हवा अच्छी होने लगेगी, लिचन्स और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो आप अगर किसी इलाके में सिर्फ लिचन्स के नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको किसके बारे में अंदाजा लग रहा है? एयर पॉल्यूशन के लेवल के बारे में, सल्फर ऑक्साइड्स की जो अमाउंट है उसके बारे में। एक उदाहरण और लो इसका, कोरल्स। हम सभी लोग आज से नहीं, 1992 से, 1992 से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 32 साल। ठीक है। इन 32 सालों में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊष्मन लगातार हो रहा है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हवाबाजी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हमारे इस संसार में ही कुछ ऐसे बड़े बुद्धिजीवी नेता हैं, ये होता है, पता है, किसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। समझ रहे हो? जब दुनिया एक गलत मोड़ की तरफ जा रही होती है, तो वैश्विक पटल पर ऐसे बहुत सारे नेता बढ़ते हैं आगे, मजबूत होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अगर देखोगे तो दुनिया भर में अगर वो सन की नेता ना रहे होते तो वो सब कुछ ना होता। सेम उसी दिशा में हम लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ सन की भरे जा रहे हैं, पागल जिनकी रैशनल थिंकिंग है ही नहीं। उनका यह है कि पहले कर लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। मगर इस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर नहीं चलता है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग मसला है। अब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जैसे भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये कुछ होता नहीं है, उन्होंने खुला बोला। और तब बोला जब वो प्रेसिडेंट था, उसने कहा ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज, हाँ, उसने कहा ये कुछ, ये जो पर्यावरण का झंडा लेके टहलते ना लोग, उन्होंने निकाला है ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ताकि इंडस्ट्रीज बंद कर दें। इन लोगों को उठा बंद करो सबको, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। हमारे देश के एक बहुत प्रिय नेता, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना सुरक्षित है, उनका नाम लेना सुरक्षित, समझ सब गई होगे, इतने समझदार हो। उन्होंने भी यही कहा था कि गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, हम कमजोर हो रहे हैं बे। हाँ, हमारी सहनशीलता कम हो, हमें गर्मी लग रही है, हो थोड़ी रही है। अब ये जो चीजें हैं ना, ठीक है, आप मत मानो, इंसान की एक फितरत है कि जब तक कोई चीज उसके सामने नहीं आ जाती ना,
वो उस चीज पर भरोसा नहीं करता। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हो, जब तक इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, बेहतरीन लाइफ चल रही है एकदम, कौन भगवान, कौन अल्लाह, सोचता है कोई? जब ना जब जब वो चल रही हो एकदम जबरदस्त टाइप की लाइफ, तुम देखो ऐसे कितने लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, नहीं, या बहुत नमाजी, पंज वक्ता नमाजी, एकदम मुसल्ले पे ही पड़े हुए हैं बिल्कुल, पांचों टाइम, थोड़ी देर के लिए उठते हैं फिर बैठ जाते हैं जाकर। फिर क्या होता है? बुरा वक्त आता है। अब बुरा वक्त आते ही इंसान किधर जाता है? फिर याद आता है कोई है जिसने ये दुनिया बनाई है, हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। सारा बौद्धिक विकास उसी टाइम पर होता है इंसान का। सेम है, देखो ग्लोबल वार्मिंग, बहुत 1992 से लोग समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर लो, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे। वो कह रहे हैं हम नहीं मर रहे हैं, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। अब आकर के धीरे 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 वो चीजें विजिबल हो रही हैं, मगर अभी भी उतना विजिबल नहीं है। जैसे देखो विजिबल कैसे हो रही, एक चक्रवात आया, वो चक्रवात सामान्य से बड़ा चक्रवात है, जनरली इतना बड़ा नहीं आता है, जनरली इतने बड़े एरिया को प्रभावित नहीं करता है। एक आदमी कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, दूसरा कह रहा है कोई प्रूफ है, कहता प्रूफ नहीं, भी करके बताएंगे। अब ये बात क्या हुई, आई गई हो गई। कुछ लोग उससे प्रूफ कर भी सकते हैं, कुछ लोग प्रूफ, मगर एक चीज है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, वो है कोरल्स। इस टाइम पर कोरल्स का मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, मास ब्लीचिंग हो रही है कोरल्स की। क्यों हो रही है, क्या कारण है? क्योंकि हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि महासागरों में अम्लीकरण का स्तर बढ़ रहा है। क्यों हो रही है? क्योंकि महासागरों के अंदर पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब ये है फैक्ट, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। देखो महासागर गर्म हो रहे हैं, महासागरों की पीएच वैल्यू घट रही है, इसका असर सब पर पड़ रहा होगा, मगर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो कौन है? कोरल्स हैं। तो कोरल्स किसका काम कर रहे हैं यहां पर? इंडिकेटर स्पीशीज। वो सिग्नल दे रहा है आपको कि देखो भैया महासागरों की हालत क्या हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है, तो लिखिए, लिखो सच स्पीशीज आर हाईली सेंसिटिव फॉर changes in conditions of physical environment, and so they indicate any sort of change in physical conditions। लिखो ऐसी प्रजातियां भौतिक वातावरण की दशाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, इसीलिए वह भौतिक दशाओं में किसी भी परिवर्तन को दर्शाती हैं। भौतिक दशाओं में किसी भी परिवर्तन को दर्शाती हैं। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, लिचन हो गया और साथ ही साथ कोरल्स लिख लीजिए। ठीक है, लाइकेन है, प्रवाल है,
ये सब क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, अगला आया नंबर 7। नंबर 7 लिखिए, फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज, फ्लैगशिप प्रजातियां, ये कौन सी प्रजाति होगी फ्लैगशिप? जैसे देखो, एक चीज होती है, आप जब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पढ़ते हो ना, तो कुछ पॉलिसीज को कहा जाता है, कुछ प्रोग्राम्स को कहा जाता है फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ मतलब, वो ऐसी स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स है ना, जो उस सरकार की पहचान है। उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर के अब तक जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में आए, उन्होंने अपने 5 साल के या जितना भी उनका कार्यकाल रहा होगा, उसमें कोई एक काम तो किया नहीं होगा। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो 5 साल बैठे और कहे मैं एक काम करूंगा? डेली उनको कुछ ना कुछ करना ही है। मगर आप जब पिछले प्रधानमंत्रियों की बात करते हो, तो उनका कोई एक या दो काम ऐसे होते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं, वो उनके फ्लैगशिप काम। अब हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक प्रजाति के लिए, फ्लैगशिप स्पीशीज। इसका सीधा सा मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो किसी कंजर्वेशन एफर्ट के लिए एक सिंबल का काम करें। उदाहरण, मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सुंदरबन की, आप सुंदरबन एरिया को आपने एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, जैव मंडल आगार है। मगर सुंदरबन जाना किस लिए जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। बात कुछ समझ में आ रही है? आप बात कर रहे हो काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखो, किसी भी नेशनल पार्क में एक जानवर थोड़ी रहता है, हजारों मिलेंगे वहां पर। लेकिन जाना किस लिए जा रहा है? वन हॉर्न राइनो के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई प्रजाति किसी कंजर्वेशन एफर्ट के लिए एक मस्कट का काम करे, एक सिंबल का काम करे, एक फ्लैग बेयरर का काम करे, तो उससे आप क्या कहोगे? फ्लैगशिप स्पीशीज है। जैसे गैंगटिक डॉल्फिन, गंगा में मिलने वाली जो डॉल्फिन है। जैसे चंबल में मिलने वाले घड़ियाल जो हैं। समझ आ रही बात? जैसे आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा। तो भाई जहां पर वो पक्षी आता है, एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई सिर्फ एक ही पक्षी आ रहा है वहां पर, बाकी भी तो आते हैं। मगर तुमने उस पूरे इलाके को कंजर्व करा, और कंजर्व करने का पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली? हम इसे कंजर्व कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप, हमारा ये जो जितने भी टाइगर रिजर्व्स होते हैं, टाइगर रिजर्व है, तो होना तो ये चाहिए कि टाइगर को नहीं मार सकते, बाकी सबको निपटाओ जाकर के। ऐसा होता है क्या कि वहां जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो कहें सर बंदूक लाए? कहां? बोले टाइगर गोली मत मारना, बाकी जितने मिले उनको उड़ाते जाओ। होता है ऐसा? एक जानवर का नाम है, सुरक्षा सबको मिल रही है, तो ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? फ्लैगशिप। तो लिखिए, लिखो, दैट स्पीशीज which acts as a symbol for a natural habitat, movement or conservation effort, और कंजर्वेशन एफर्ट। एक ऐसी प्रजाति
जो किसी प्राकृतिक आवास, आंदोलन या संरक्षण संबंधी प्रयास के लिए एक सिंबल या चिन्ह का कार्य करती है। अब दूसरी चीज है दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फ्लैगशिप स्पीशीज। किसी प्रजाति को आप फ्लैगशिप स्पीशीज किस आधार पर कहोगे? देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम किसी भी प्रजाति को उठाकर कह दें फ्लैगशिप है। उसकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होगी। कभी भी एक ऐसी प्रजाति को आप फ्लैगशिप नहीं बना सकते जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, क्योंकि बात बड़ी सरल है। देखो, हम उसी पर फोकस करते हैं जिसका महत्व होता है। जिसका महत्व ही ना हो उस पर किसी कोई ध्यान नहीं जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लिखिए, लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैगशिप स्पीशीज, identification of flagship species relies heavily on its socio-cultural, economic and environmental significance. Socio-cultural, environmental and economic significance. लिखो, फ्लैगशिप प्रजाति की पहचान मुख्य रूप से उसकी या उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व पर निर्भर करती है। पर्यावरणीय महत्व पर निर्भर करती है। अब कुछ प्रजातियां और हैं, जैसे एक प्रजाति जिन्हें हम कहते हैं नेटिव स्पीशीज। ये भी कुछ ना थोड़े से टर्म्स हैं जो समझ लीजिए आप लोग। जैसे कई कहा जाए भाई नेटिव स्पीशीज, तो नेटिव का मतलब ऐसी प्रजातियां जो मूल रूप से उसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राप्त होती हो। मतलब जब वो पारिस्थितिक तंत्र बना होगा तब से वो प्रजातियां उसी के अंदर मिलती हैं। तो लिखिए, स्पीशीज विच कॉन्स्टिट्यूट ओरिजिनल बायोलॉजिकल कम्युनिटी of an ecosystem, ठीक है। लिखो, ऐसी प्रजातियां जो किसी पारिस्थितिक तंत्र के मूल जैविक समुदाय को बनाती हैं, और नेटिव का उल्टा क्या होगा, जिन्हें आप कहोगे नॉन नेटिव, या फिर इन्हीं के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा एग्जॉटिक स्पीशीज, बाह्य प्रजातियां। एग्जॉटिक, बाह्य प्रजातियां। तो बाह्य प्रजातियां मतलब जो किसी इकोसिस्टम में ओरिजिनली नहीं थी, उन्हें बाहर से ला करके क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो लिखिए, स्पीशीज
which were introduced in an ecosystem after the development of original biological community. After the development of original biological community. ऐसी प्रजातियां जिन्हें मूल जैविक समुदाय के विकास के बाद किसी पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वो एक्सोटिक हो गई, बाहरी प्रजातियां हो गई। अब आता है एक और टर्म जिसे हम कहते हैं एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज, स्थानीय प्रजातियां, एंडेमिक। जैसे देखो, जब हम ना, आप लोग जब बायोडायवर्सिटी पढ़ोगे तो बायोडायवर्सिटी में विल टॉक अबाउट हॉटस्पॉट्स, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और जब आप इस चीज को पढ़ेंगे दैट हाउ वी आइडेंटिफाई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, भाई कोई स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसको जब हम निर्धारित करते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, दैट इज हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। अब सुनो ये है क्या। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, कि कोई पौधा या कोई जीव अगर सिर्फ किसी एक स्थान पर मिलता है और उसके बाहर दुनिया में कहीं नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा खतरा तो उसके ऊपर है फिर, क्योंकि अगर वो वहां से एक्सटिंक्ट हो गया तो वो और कहीं पर नहीं मिलेगा। अब सोचो अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पर एंडेमिक स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसी प्रजातियों की संख्या बहुत है जो सिर्फ वहां मिलती हैं, दुनिया में कहीं और, तो इसका मतलब वो एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया हुआ, संवेदनशील हुआ, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इकोसिस्टम गलती से बर्बाद हो गया तो जो प्रजातियां नष्ट होंगी ना, उनको आप रेस्टोर नहीं कर पाओगे फिर। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वेस्टर्न घाट इंडिया का। भारत का पश्चिमी घाट एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट को लेकर के कई सारी कमिटीज बनी, उन कमिटीज की रिपोर्ट आई, और कुछ कमिटीज ने कह दिया दैट डिक्लेयर होल वेस्टर्न घाट एज इको सेंसिटिव जोन। ESZ की कॉन्सेप्ट है, कह दिया पूरे पश्चिमी घाट को क्या बना दो, इको सेंसिटिव जोन बना दो, और टोटली बैन करो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को, कोई सड़क और ये सब कुछ नहीं, माइनिंग वाइनिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ मत करिए वहां पर। क्यों कहा ऐसा? बिकॉज वेस्टर्न घाट इज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड हॉटस्पॉट मींस देयर इज हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पश्चिमी घाट में हैं जो केवल वहीं पर मिलती हैं। तो एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी प्रजाति जो किसी लोकेलिटी तक ही लिमिटेड हो, उसके बाहर ना मिलती हो। तो लिखिए, दोज स्पीशीज विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ऐसी प्रजातियां जो केवल एक क्षेत्र में ही प्राप्त होती हैं, एक क्षेत्र में ही प्राप्त होती हो,
और एक लाइन और ऐड कर लीजिए, लिखिए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म makes an area highly sensitive। स्थानीयता का उच्च स्तर, स्थानीयता का उच्च स्तर एक क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील बना देता है, एक क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील बना देता है। अब लास्ट में लिख लीजिए कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज। कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज, हिंदी में इन्हें कहते हैं सर्वव्यापी प्रजातियां, सर्वव्यापी। तो इसका मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, ये एंडेमिक का उल्टा है ना। जैसे नेटिव का उल्टा है एग्जॉटिक, तो एंडेमिक का उल्टा क्या हुआ? तो लिखिए दोज स्पीशीज विच आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ एरियाज, ऐसी प्रजातियां जो विविध प्रकार के क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं, विविध प्रकार के क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। और लास्ट में एक और प्रजाति के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रमणकारी प्रजातियां, आक्रमणकारी प्रजातियां। अच्छा, पहली चीज ध्यान रखेंगे कि इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो हमेशा कौन सी प्रजाति होगी? क्या वो नेटिव स्पीशीज हो सकती है? नहीं होगी। इन्वेजिव स्पीशीज आर ऑलवेज एक्सोटिक स्पीशीज, हमेशा कैसी होंगी? बाहरी प्रजातियां होंगी। लिखते जाओ इन सब चीजें। पहली चीज जो मैंने बोली कि इन्वेजिव स्पीशीज आर ऑलवेज एक्सोटिक स्पीशीज, आक्रमणकारी प्रजातियां सदैव बाहरी प्रजातियां होती हैं। अच्छा, इन्वेजिव स्पीशीज को किसी इकोसिस्टम में कौन लेकर के आएगा? एक चीज ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं होता है कि एक बाहरी प्रजाति को किसी इकोसिस्टम में हमेशा इंसान ही इंट्रोड्यूस कराए, नेचर भी कर सकता है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूं आपको। मान लो किसी इलाके में बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से दूसरी जगह के पेड़ पौधे बह करके आके किसी एक इकोसिस्टम में इकट्ठा हो गए। अब उन पेड़ों पर जो बह करके आए उनमें बीज है, वो बीज उस जगह की मिट्टी में पहुंचे और वहां पर क्या हो गए? ग्रो कर गए। बात समझ में आई? इसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कैरेट ग्रास का एग्जाम्पल, गाजर घास का एग्जाम्पल। अब वो क्या है? वो भी इन्वेजिव है, मगर वो प्राकृतिक रूप से नहीं आई, वो इंसान की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। तो लिखिए इन्वेजिव स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड in an ecosystem by both natural and anthropogenic factors, by both natural and anthropogenic factors। लिखो किसी पारिस्थितिक तंत्र में आक्रमणकारी प्रजातियों का प्रवेश प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारकों से होता है, प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारकों से होता है।
अब बात आती है कि भाई इन्वेजिव स्पीशीज की प्रॉपर्टी क्या है। तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ये किसी इकोसिस्टम में पहुंचेंगी सो दे ग्रो रैपिडली, तेजी से ये क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। और सुनो, उसकी वजह से जो नेटिव स्पीशीज होंगी, जो वहां की लोकल प्रजातियां हैं, ओरिजिनल मूल प्रजातियां हैं, उनके ऊपर क्या पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट। तो लिखिए, इन्वेजिव स्पीशीज ग्रो रैपिडली causing negative impact, causing negative impact on native species, causing negative impact on native species। आक्रमणकारी प्रजातियां तीव्र दर से वृद्धि करती हैं, तीव्र दर से वृद्धि करती हैं, जिससे मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब एक सवाल है, हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में पहुंच करके बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, और जब वो ग्रो करेंगी तो बाकी प्रजातियों को सप्रेस कर देंगी। मगर क्वेश्चन ये बन जाए, हाउ दे आर एबल टू डू इट, वो ये कर कैसे पाती हैं। ठीक है, ठीक है, देखो एक तो आ गया भाई कि टॉलरेंस रेंज उनकी बहुत ज्यादा होती होगी, एडेप्ट जल्दी कर ले जाती होंगी, और कुछ हर्बीवोर्स, हाँ, खाते वाते नहीं, कांटे वाटे होते हैं, कौन खाए, स्वाद खराब होता है। अब गाजर का स्वाद और गाजर घास का स्वाद एक जैसा थोड़ी होता होगा। ये बताएगा कुछ दिनों में, इसको लेके जाएंगे, क्यों, मैं ले चलूंगा, मेरी तरफ बहुत है, चर डालना सारी, खत्म करके आएंगे वहां से। हाँ, हम्म, फल वल नहीं होते तो खाएं क्या। देखो बेसिक तौर पर दो चीजें कही है। पहला, कोई प्रजाति किसी जगह पर पहुंच करके तेजी से ग्रो कैसे कर पाएगी, पहला तो उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो रिसोर्सेस को ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा बेटर वे में क्या कर पा रही है, यूज कर पा रही है। दूसरा, उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स नहीं है। जैसे सुनो, अंग्रेज इस देश में आए, कितना टाइम लगा तो उन्हें भारत को कब्जे में लेने में। एक लाइन से उन्होंने शुरू किया, सबको निपटाते क्यों। देखो इतिहास एक वो है जो आप फैक्ट्स के थ्रू पढ़ते हो, और दूसरा वो है जो आप विश्लेषण के थ्रू पढ़ते हो। जब आप विश्लेषण के थ्रू पढ़ोगे ना, तो ध्यान से कभी इस बात को समझना, वो लोग एक ऐसी सोसाइटी से आ रहे थे जिसके पास सिस्टम था, वो सिस्टमेटिक वे में कैसे चलना होता है उसे जान रहे थे। तो जब वो यहां पर आए ना, यहीं के रिसोर्सेस को उन्होंने यहां के लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया। और दूसरी चीज क्या थी, उनको रोकने वाला, इधर पब्लिक आपस में ही कंटाप मारो प्रतियोगिता खेल रही थी। कि तुम हमारे किले पे कल थूक के कैसे चले गए थे,
हम आक्रमण कर देंगे तुम्हारे ऊपर। यहाँ ईगो लोगों के इतने बड़े थे कि वो आपस की उन्हीं लड़ाइयों में, वरना तुम सोचो वो इत्ते से आए थे, हैं? उनको मार के बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के किस कोने में डाल दिया जाता पता भी नहीं चलता, मगर वो आए। और जब वो इत्ते भी हुए तब भी वो इत्ते थे और हम इत्ते थे कि नहीं थे? कितने अंग्रेज थे भारत में, मगर उनके पास क्या था कि इनको एक नहीं होने देना है। हाँ, ये पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग ना, एक एक करके सब तोड़ दोगे, मगर जब ये जुड़ जाएंगी तब ये ताकत है। उन्होंने बस ये नहीं होने दिया। थोड़े थोड़े दिन पर कुछ ना कुछ आग, हाँ, लगाते रहते। जब देखे देश में एक आओगे, बोले अच्छा अब क्या हो, बोले अच्छा तुम्हारी टोपी और तुम्हारा तिलक बेटा ये लो। बस यही काम करते रहे वो। सेम है, एक इन्वेजिव स्पीशीज जब किसी इकोसिस्टम में आएगी ना, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। देखो उसका कोई प्रेडेटर होगा नहीं क्योंकि वो बाहर से आई है, कोई उसका ठीक ठाक कंज्यूमर होगा नहीं जो उसका नंबर कम कर दे, फिजिकल कंडीशंस उसे कंट्रोल कर नहीं पाएंगी क्योंकि वो किसी और इकोसिस्टम की है। तो जब वो किसी नए इकोसिस्टम में पहुंचती है तो अनचेक्ड ग्रोथ होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल और लिविंग कंट्रोलर। ना तो कोई भौतिक नियंत्रक होता है और ना ही कोई जीवित नियंत्रक होता है उसका। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हमने कहा रैपिड ग्रोथ होती है, तो रैपिड ग्रोथ के कॉजेस क्या हो सकते हैं, कारण। पहला लिख लीजिए, पहला कारण क्या होगा, इट इज एबल टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। इट इज एबल टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। यह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिक दक्षता पूर्वक करती है। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिक दक्षता पूर्वक करती है। और दूसरा लिखिए, लिखो लैक ऑफ फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स कंट्रोलिंग इट्स ग्रोथ। लैक ऑफ फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स कंट्रोलिंग इट्स ग्रोथ। इसकी वृद्धि को नियंत्रित करने वाले भौतिक तथा जीवित कारकों का अभाव। तो यहां पर आकर के ये जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन हम लोगों को पढ़ना था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, बात खत्म हुई यहां तक। अब चलते हैं और एक इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे फीडिंग रिलेशंस मिलते हैं, खाद्य संबंध, उनकी बात करते हैं। और याद रखिएगा, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल फीचर्स। अभी भी हम लोग संरचनात्मक विशेषताओं में चल रहे हैं और अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, खाद्य संबंधों की, फीडिंग रिलेशंस की। फीडिंग रिलेशंस में जो पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, पोषण संरचना, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। तो अब आपसे मान लीजिए कि भाई पूछा जाए कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता क्या है, पोषण संरचना का मतलब क्या होता है।
ध्यान से सुनना, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को आप कहोगे कि ये किसी इकोसिस्टम में मिलने वाले ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। पहले समझो सब सारी चीजों को। हमने कहा किसी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले पोषण स्तरों को दर्शाता है। अब पोषण स्तर की जो कॉन्सेप्ट है ट्रॉफिक लेवल की, ये कब आती है? 1942, 1942। कौन देता है? रेमंड लिंडमैन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देते हैं ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल है क्या, पहले वो समझिए। देखो, ट्रॉफिक लेवल का एक सीधा सिंपल सा मतलब, बहुत ही सरल तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, तो आप कहोगे ग्रुप है, एक समूह। कैसा समूह? ये ग्रुप होगा उन सभी लिविंग कंपोनेंट्स का जिनका सोर्स ऑफ फूड कॉमन हो। सुन लो, पहले समझो अच्छे से। जैसे हम कहें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, या ग्रीन प्लांट्स आप छोड़ दीजिए, आप सीधे कहिए ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। तो क्या कहोगे? स्वपोषी किसी पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है? नहीं, कल हम लोगों ने पढ़ा, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। जितने भी आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं, उन सब का आप एक ग्रुप बना रहे हो, और उस ग्रुप को आप कहते हो ट्रॉफिक लेवल 1। तो ट्रॉफिक लेवल 1 क्या हुआ? एक समूह हुआ ना, एक ग्रुप हुआ। किसका ग्रुप है? उन सभी लिविंग कंपोनेंट्स का जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है। फिर आया भाई बात कि किसी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी हैं, जो किसी पेड़ पौधे को खाते हैं, हमने कहा उन सबका एक ग्रुप बना लो। उन सबका जो ग्रुप बना वो हो गया ट्रॉफिक लेवल 2। बात समझ में आई? तो पहली चीज क्या है? किसी इकोसिस्टम का ट्रॉफिक स्ट्रक्चर किसे रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉफिक लेवल्स को। लिखिए, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, trophic structure of an ecosystem shows trophic levels which are groups of organisms having common source of nutrition, having common source of nutrition। लिखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र की पोषण संरचना, किसी पारिस्थितिक तंत्र की पोषण संरचना पोषण स्तरों को दर्शाती है, पोषण स्तरों को दर्शाती है, जो ऐसे जीवों का समूह होता है जिनके पोषण का स्रोत एक समान हो, जिनके पोषण का स्रोत एक समान हो। अब एक बात और यहां पर समझो कि किसी भी इकोसिस्टम में देखो, जैसे क्या होगा यहां पर भैया, आएगा ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। समझना पहले क्या होगा इसमें। इसमें ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में सिंपली ये होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। और ये ट्रांसफर किस तरीके से होता है? रैंडम नहीं होता, एक हायरार्कियल ऑर्डर में होगा, एक पदानुक्रमिक व्यवस्था होगी।
कि पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखिए, इन ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, in trophic structure, energy and nutrients transfer from one trophic level to another, in hierarchical manner. From one trophic level to another in hierarchical manner. लिखो, एक पोषण संरचना में ऊर्जा तथा पोषक तत्व एक पोषण स्तर से दूसरे की ओर एक पदानुक्रमिक व्यवस्था में स्थानांतरित होते हैं। एक पदानुक्रमिक व्यवस्था में स्थानांतरित होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने, देखो ध्यान से समझिएगा कि किसी भी इकोसिस्टम की जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, जैविक समुदाय, मैंने आपको बताया कि देखिए भाई, उस जैविक समुदाय में सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे? ऑटोट्रोप्स, स्वपोषी। पढ़ा आप लोगों ने। कौन होते हैं आप जानते हो, पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। दूसरी श्रेणी जिनकी आती है उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। ठीक है? उपभोक्ताओं के बारे में बताया, ये क्या काम करते हैं? दूसरों का ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेंगे। अब समझिएगा कि जो कंज्यूमर्स है ना, जो उपभोक्ता हैं, इन्हें भी आप 3 श्रेणियों में क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे। लिखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अच्छा, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक का मतलब हुआ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हर्बीवोर्स, शाकाहारी जीवों की बात हो रही है। ठीक है? और ये शाकाहारी किस पर निर्भर होंगे? ऑटोट्रॉप्स पर, स्वपोषियों पर। फिर सेकेंडरी में जब आप आओगे तो सेकेंडरी में आप बात करोगे कार्निवोर्स की, मांसाहारी। तो मांसाहारी किस पर निर्भर? प्राइमरी पर, यानी कि हर्बीवोर्स पर। और टर्शरी में जब आप आओगे तो यहां आ जाएंगे ओमनीवोर्स, सर्वाहारी, जिन्हें जो मिल जाए वो खा लेंगे। इंसान भी अलग अलग प्रकार के, तीनों श्रेणियों के इंसान मिल जाते हैं। कुछ शाकाहारी हैं, कुछ, बहुत लोग होते हैं ठेठ मांसाहारी हैं, साग सब्जी नहीं खा रहे बस। अब ऐसा थोड़े कोई जिंदा भाई, ऐसे लोग नहीं होंगे। बट बहुत सारी कंट्रीज में आप जाओगे, वहां पर मीट डाइट का मेन इंग्रेडिएंट है उनका, है ना? तो उनकी डाइट अगर आप देखोगे तो बेसिकली कार्निवोर्स की कैटेगरी में आ गए, और बाकी कौन हो गए? नॉर्मल लोग।
जो सामान्य है, ओमनीवोर्स है, सर्वाहारी है। अच्छा, जब आप कार्निवोर्स पढ़ते हो तो एक शब्द और आता है, कभी पढ़ोगे टॉप कार्निवोर्स, शीर्ष मांसाहारी। ये कौन होंगे? शेर। इनको कोई नहीं खाता है। फूड चेन के टॉप पर शायद। अच्छा, जैसे सुनो, हमने कहा टॉप कार्निवोर्स वो हैं, कर लो पहले तुम लोग समझ लो आपस में, फिर हम समझेंगे। हैं? कहां सुने शब्द? हैं? इससे तुम्हारा दोस्त है ये? दोस्त है तुम्हारा? दूर रहो। मन किया कि नल्ले पाए निपटा दे तुम्हारा, समझे? हाँ, मिलोगे भी नहीं। हैं? बहुत है। वो तो मूवी क्या है, वो तो एक रियल इंसिडेंट ही था, है ना। और कैनिबलिज्म होता है, इंसान इंसान को खाता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि लोग इंसान का मीट खाना प्रेफर करते हैं। मजा आता होगा सर, है ना। अलग अलग प्रथाएं हैं। अब जिस जिस जगह पर जो चीज चल रही है वो उनके लिए क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है ना। अभी अपने लिए तुम्हें अब कहीं किसी के घर जाओ, मान लो किसी ने तुम्हें दावत पर बुलाया, आप बेहतरीन सूट वूट पहन करके पहुंचे, एकदम चमचमाते जूते लिए हुए, और उसने एक बड़ी सी प्लेट में रोस्टेड सांप परोस दिया। जस्ट इमेजिन। और आपको चाय कॉफी के साथ जो हल्की फुल्की नमकीन है उसमें भुनी हुई बरैया है, सॉल्टेड बरैया। अब ये हमारे लिए क्या है? ऐसा देखो, हमेशा एक आदत डालो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के कभी भी डायरेक्टली कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, आदत में डाल दो इस चीज को। है, देखो समाज में बहुत सारे लोग, अभी तुम्हें अभी लखनऊ में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लिटरली कहो आदमी को मार खा जाए, मिल जाएंगे तुम्हें। हैं ऐसे लोग, एक आध को तुम्हें जानते। हाँ, होते हैं हर जगह पर ऐसे लोग। अब अपने यहां पर वो चीज क्या है, तुम सोच के तुम्हें लग रहा है यार इट इज सो वियर्ड। क्या ऐसा 10-90 चटोरी गली में आप जा रहे हो, भुने हुए मिड़के टंगे हुए हैं, मेंढक। हाँ, बेहतरीन अलग अलग प्रकार के मेंढक, रोस्टेड, फ्राइड। ठीक है। अब तुम्हें सोच के क्या लग रहा है ये? कितना अजीब बात। कुछ जगह ऐसा होता है। आप कुछ कंट्रीज में अगर जाओगे तो वहां पर स्ट्रीट फूड के नाम पर ये सब चीजें बिकती हैं, लोग खाते हैं, मगर हमारे लिए वो चीज क्या हो गई, हम तो ना खा पाएंगे भैया। समझ आ रही है बात? तो अब देखो, टॉप कार्निवोर का मतलब ये कतई नहीं कि उसे कोई नहीं खा सकता। खाने को तो मौका पड़े तो कोई भी किसी को भी खा सकता है। तुमने अगर कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह अगर देखते होगे तो उसमें एक शेर का शिकार लकड़बग्घे मिलकर कर देते हैं। शेर, जंगल का राजा, राजा कुत्ते निपटा के चले जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात, है ना। हाँ, राजा लेटे हुए थे, 5-7 कुत्ते मिलकर उड़ा के चले गए उनको।
तो अब शिकार तो किसी का भी हो सकता है। टॉप कार्निवोर्स वो होते हैं जो एबिलिटी रखते हो दूसरे कार्निवोर्स को भी मार के खाने की, दे आर टॉप कार्निवोर्स। एक है शाकाहारी, सॉरी मांसाहारी। मांसाहारी क्या करेगा? वो दुबले पतले शाकाहारियों को ढूंढेगा, है ना। अगर वो अकेला शिकार करता है तो वो दुबले पतलों को ढूंढेगा। झुंड में शिकार करता है तो उसकी हिम्मत पड़ेगी कि थोड़ा बड़ा भी होगा तो घेर के मार लेंगे। और फिर है एक टॉप कार्निवोर, उसकी नजर सब पे है। शाकाहारी मिला वो खा लिया, नहीं मिला तो मांसाहारी जो टहल रहे हैं, जो थोड़ी सी बॉडी बना कर अकड़ कर टहल रहे हैं ना, उन्हीं को निपटा दिया उसने किसी टाइम पर। तो शीर्ष मांसाहारी वो हैं, ठीक है। और वो फूड चेन के टॉप पर नहीं होंगे, क्योंकि फूड चेन के टॉप पर कौन है? डीकंपोजर्स। कोई भी हो, तुम मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, सर्वाहारी हो, शीर्ष मांसाहारी हो, मरोगे तो किसके पास पहुंचोगे? वही जो दिखते नहीं है ना, बैक्टीरिया वही लास्ट में डिकम्पोज करेंगे ना। तो अब ये तीन चीजें आ गई। और इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा हमारा, लिखिए, डीकंपोजर्स, अपघटक। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, जो हमारे स्वपोषी हैं, ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ट्रॉफिक लेवल 1। पहला ट्रॉफिक लेवल, पहला पोषण स्तर। हर्बीवोर क्या बनाएंगे? हर्बीवोर बनाएंगे ट्रॉफिक लेवल 2, दूसरा पोषण स्तर। कार्निवोर्स क्या बनाएंगे? ट्रॉफिक लेवल 3, तीसरा पोषण स्तर। ओमनीवोर्स क्या बनाएंगे? ट्रॉफिक लेवल 4, और डीकंपोजर्स अपघटक क्या बनाएंगे? ट्रॉफिक लेवल 5। ठीक है, 5 पोषण स्तर आपको दिखाई यहां पर दे रहे हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और आया, वाई नॉट मोर देन 5? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये ट्रॉफिक लेवल्स क्यों नहीं मिलते? ध्यान से सुनना, आगे जाकर के पढ़ेंगे भी, जब आप एनर्जी पिरामिड पढ़ोगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, एक कॉन्सेप्ट आती है जिसे हम कहते हैं 10% ट्रांसफर लॉ। अभी सुन लेना, बाद में ये लिखा भी दूंगा पूरा, सुनो इधर। ये 10% ट्रांसफर लॉ क्या कहता है? सुनो, ये कहता है कि सबसे पहले ऊर्जा कहां से आ रही है? सन से। सूर्य से ऊर्जा आई कहां? ऑटोट्रॉफी, यानी कि ट्रॉफिक लेवल। अब यहां से एनर्जी जाएगी किधर? मगर कितनी? सुनो, सन से जितनी एनर्जी यहां पर आई है, उसकी केवल 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी। ट्रॉफिक लेवल 2 से 3 की तरफ जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तब फिर केवल 10%। 3 से 4 पर ट्रांसफर होगा तो फिर 10%। 4 से 5 पर ट्रांसफर होगा तो फिर, इसका मतलब है पोषण स्तर बढ़ने के साथ उपलब्ध ऊर्जा घटती जाती है। और ट्रॉफिक लेवल 5 के आगे ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी दैट इट वोंट बी सफिशिएंट टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, तो एक चीज और लिख लीजिए, लिखो, इन इकोसिस्टम्स generally 4 to 5 trophic levels are found
because the amount of energy keeps decreasing with increasing trophic level and beyond trophic level 5 it becomes insufficient to support life. It becomes insufficient to support life. लिखो, एक पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यता 4 या 5 पोषण स्तर प्राप्त होते हैं क्योंकि पोषण स्तर बढ़ने के साथ ऊर्जा की मात्रा घटती है तथा पांचवें पोषण स्तर के आगे ऊर्जा की मात्रा जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ऊर्जा की मात्रा जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। तो यहां तक आपको यह बताओ, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब ये कॉन्सेप्ट थी जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट पर, और वो क्या है, हेडिंग बनाइए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकीय पिरामिड। अब पहला पॉइंट यह है कि इकोलॉजिकल पिरामिड की कॉन्सेप्ट 1927 में किसके द्वारा दी गई? इट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। और इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड भी आप कहते हो। बात है कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। सुनो, हम कहते हैं कि ये किसी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल्स का एक पिरामिडल डिपिक्शन है। मतलब जब आप किसी पारिस्थितिक तंत्र के पोषण स्तरों को एक पिरामिड के रूप में दर्शाएं। पिरामिड के रूप में दर्शाने का मतलब क्या है? इधर देखो, जैसे मान लो कि हमने ये एक पिरामिड बना लिया। अब इसमें मैं कहूं, देखिए ये है ट्रॉफिक लेवल 1, ये है 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये क्या है? आप ट्रॉफिक लेवल से दर्शा रहे हो ना। किसके रूप में दर्शा रहे हो? पिरामिड के रूप में। तो जब हम एक ऐसा काम करते हैं तो उसे कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। मगर सवाल यह है कि हम करेंगे क्यों ऐसा? तो हम बेसिकली करते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स की प्रॉपर्टीज दर्शाने के लिए। प्रॉपर्टीज क्या है? सुनो, प्रॉपर्टीज हैं जैसे हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जीवों की संख्या कितनी है। अगर मान लो हमें सीधे सीधे यह दिखाना हो कि किस ट्रॉफिक लेवल पर जीव ज्यादा हैं और किस पर कम हैं, आप एक पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हो कि नहीं? जैसे सोचो, ये जो पिरामिड सामने बना है,
अगर मैं आपसे कहूं इसके हिसाब से बताओ हर ट्रॉफिक लेवल पर जीवों की संख्या कितनी, तो आप यही कहोगे ना, 1 पर सबसे ज्यादा, 2 पर उससे कम, 3 पर और कम, 4 पर और कम, 5 पर। कुछ बात समझ में आ रही है? दूसरा होता है कि आप किसे दर्शाएं? बायोमास, जैव भार। भाई आपने कहा ट्रॉफिक लेवल 1 पर ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, आप एक जंगल की बात कर रहे हो, एक फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, उस फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबका अपना कुछ टोटल बायोमास होगा, जैव भार होगा। फिर उसी जंगल में जितने शाकाहारी हैं उनका जैव भार होगा, मांसाहारी उनका जैव भार होगा। अब आपको करना क्या है? एक पिरामिड के रूप में उसी जैव भार को दर्शा दो। अगर पिरामिड ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बायोमास ऑटोट्रॉफ्स का है और सबसे कम ट्रॉफिक लेवल 5 पर है। आई बात समझ में? एक और चीज है जिससे आप कहोगे एनर्जी, ऊर्जा, कि किस पोषण स्तर पर ऊर्जा कितनी। तो मैंने जो अभी आपको 10% ट्रांसफर लॉ बताया, उसके हिसाब से तो एक चीज क्लियर है कि भाई सबसे ज्यादा ऊर्जा ट्रॉफिक लेवल 1 पर होती है और जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे ऊर्जा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या करते हैं, फिर से सुनो, ये ट्रॉफिक लेवल्स को एक पिरामिड के फॉर्म में दर्शाएंगे। किस लिए? टू शोकेस देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी अलग अलग विशेषताओं को दर्शाने के लिए, जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टोटल बायोमास, अवेलेबल एनर्जी, ये सब चीजें। तो लिखिए एक लाइन में, लिखो इकोलॉजिकल पिरामिड is pyramidal depiction of trophic levels to showcase their properties like number of organisms, comma, total biomass and available energy लिखो पारिस्थितिकीय पिरामिड पोषण स्तरों की विभिन्न विशेषताओं जैसे जीवों की कुल संख्या, कौमा, कुल जैव भार तथा उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाने के लिए पोषण स्तरों का एक पिरामिड के रूप में चित्रण है। पोषण स्तरों का एक पिरामिड के रूप में चित्रण है। अब ध्यान ये रखना है दैट ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकृति के आधार पर ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वन इज अपराइट, सीधा पिरामिड होगा, एंड सेकेंड वन इज इनवर्टेड, उल्टा। ठीक है? तो अगर हम अपराइट पिरामिड की बात करें तो भाई ये कैसा बनेगा?
इसका मतलब होगा कि इसकी मैक्सिमम विड्थ कहां मिलेगी? बेस पर। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे इसकी विड्थ क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है। और जब बात आएगी कि भाई इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड क्या हो जाएगा? इस तरीके का, जिसका बेस कैसा होगा? नैरो होगा और अपर पार्ट ब्रॉड होगा। तो इन्वर्टेड में सॉरी अपराइट में पहले हम लिख लेंगे कि बेस इज ब्रॉड एंड अपर पार्ट इज नैरो। आधार विस्तृत होता है तथा ऊपरी भाग संकीर्ण। ऊपरी भाग संकीर्ण। और जब आप इन्वर्टेड में आएंगे तो आप लिखेंगे बेस इज नैरो एंड अपर पार्ट इज ब्रॉड। ठीक है। आधार संकीर्ण होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा। अच्छा, ये जो आपने डिवीजन देखा, ये डिवीजन किस आधार पर है? शेप के आधार पर। मगर हमने कहा इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन चीजों को दर्शाते हैं। एक है संख्या, दूसरा है जैव भार और तीसरा है ऊर्जा। यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन प्रकार के हुए: एनर्जी पिरामिड, नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। सवाल ये नहीं बनता है कि व्हाट इज नंबर पिरामिड। वो आपसे पता है क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि किस इनमें से किस इकोसिस्टम का नंबर पिरामिड उल्टा बनेगा, या इनमें से किस इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड होगा। या पूछेगा किन किन इकोसिस्टम्स का पिरामिड जो है वो अपराइट बनेगा, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड। क्योंकि एनर्जी पिरामिड पूछा नहीं जाता। रीजन बड़ा सिंपल है, दुनिया का कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले लो, एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है। तो उसमें उल्टा सीधा करने की कोई जरूरत, दो ही पूछे जाते हैं, एक नंबर और एक बायोमास। तो पहले हमें इन सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। अब सुनो एक चीज, आज कितनी तारीख है? 7। परसों आप लोगों की एनवायरमेंट की क्लास नहीं है और आप लोगों का ज्योग्राफी का टेस्ट है, फुल लेंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल, ह्यूमन इकोनॉमिक, इंडियन मैपिंग। 100 क्वेश्चंस है। पेपर मैंने ही बनाया है और कोशिश पूरी ये है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हैं, कि कोई भी सवाल मैं ऐसा ना डालूं जो क्लास से बाहर का हो। मतलब इतना मैं कह सकता हूं कि 95% क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर नोट्स। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी ई तो हम पढ़े ही नहीं थे। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं जिन्होंने पूरी क्लास की, आधी क्लास की, क्लास में आके पढ़े या लाइव पढ़ ली है, जैसे भी पढ़ ली, मुझसे पढ़ी ज्योग्राफी या किसी और से पढ़ी, डजेंट मैटर, टेस्ट आकर के दीजिएगा सब लोग। और खासकर वो लोग जो ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी के समंदर में अभी आप कहां खड़े हैं। ठीक है। और ये पहला टेस्ट नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी के आप लोगों के एक दो टेस्ट और इसी तरीके के करवाए जाए, फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस, और सभी जगह से क्वेश्चंस हो,
मिक्स टाइप का बने, एनवायरनमेंट में भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, और कल की क्लास नॉर्मल टाइम पर अपना